जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज फिर से हम लोग 1 बजे अपना इंडियन आर्मी का जीके जीएस क्लास करने वाले हैं। आज आप सभी को जो है फौजी बनना है तो आप सबको जो है 35 में से 30 क्वेश्चन सही करना ही करना रहेगा। 30 जनवरी आर्मी परीक्षा स्पेशल रहेगा, ठीक है। और टॉप 35, ये यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। टॉप 35 क्वेश्चन जो है आज आपको करवाए जाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और जो क्वेश्चन है यह देखो आपका आर्मी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित आज का आपका क्लास रहेगा। तो चलिए जल्दी सभी शेयर कर देंगे, जल्दी सभी शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। सभी को पीडीएफ जो है मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जल्दी सभी शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से? बताना है कि जो 1857 का विद्रोह है वह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मेरठ। जो 1857 का विद्रोह है इसकी प्रारंभ मेरठ से हुई थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विच लेटिट्यूड लाइन पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को यहाँ पे करना है। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह अक्षांश रेखा है देखो कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है आपका भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक इंडिया इज फॉर सेल? इंडिया इज फॉर सेल किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, शोभा डे या फिर चित्रा सुब्रमण्यम? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है किन्होंने लिखा है? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो इंडिया इज फॉर सेल यह जो है लिखा गया है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? व्हाट इज हर्ट्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट? तरंगदैर्ध्य, तरंग की स्पष्टता, तरंग की आवृत्ति या फिर तरंग की तीव्रता या फिर तरंग की आवृत्ति? जो हर्ट्ज है क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज के द्वारा क्या मापा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। हर्ट्ज के द्वारा जो है क्या मापन किया जाता है? हर्ट्ज के द्वारा क्या मापते हैं? तो हर्ट्ज से जो है देखो तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना या फिर यूरेनियम? जो जादूगोड़ा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा राइट आंसर? जो जादूगोड़ा है यह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो जो जादूगोड़ा है यह देखो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी यूरेनियम। जो जादूगोड़ा है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या फिर पार्श्वनाथ? किस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताइए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है यह है देखो गौतम बुद्ध। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध हैं यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विच कंट्री हैज द मोस्ट पोस्ट ऑफिसेज? भारत, जापान, चीन या फिर फ्रांस? कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक डाकघर है? कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। सबसे अधिक डाकघर, सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है किस देश में है? तो यह है देखो भारत में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए इंडिया, भारत। जो भारत है यहाँ पे सबसे अधिक डाकघर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? वेयर इज संगीत नाटक अकादमी लोकेटेड? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई?
जो संगीत नाटक अकादमी है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे करना है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका सबसे अधिक डाकघर कहाँ है, तो इंडिया में है, ये तो क्लियर हो गया सबको, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका सवाल है कि जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है ये कहाँ पे है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई? जो संगीत नाटक अकादमी है ये कहाँ पे है? तो यह स्थित है देखो आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज की आधारशिला है। व्हाट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पंचायती राज? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद? पंचायती राज की आधारशिला क्या है? क्या होगा राइट आंसर? जो पंचायती राज है इसकी आधारशिला क्या है? पंचायती राज का आधारशिला किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज का जो आधारशिला है वो है देखो ग्राम सभा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, ग्राम सभा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? वेयर इज डोगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम? जो डोगरी भाषा है यह मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो डोगरी भाषा है यह मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जो डोगरी भाषा है यह देखो मुख्य रूप से बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एक्शन। अम्ल बनता है उदासीनीकरण में, न्यूट्रलाइजेशन में। भस्म बनता है, लवण बनता है या फिर लवण या जल दोनों बनते हैं। जो उदासीनीकरण क्रिया है इसमें किसका निर्माण होता है? जो उदासीनीकरण क्रिया है इसमें क्या बनता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो उदासीनीकरण क्रिया है उसमें क्या बनता है? तो जो उदासीनीकरण क्रिया है इसमें देखो लवण या जल दोनों का निर्माण होता है। जो उदासीनीकरण क्रिया है इसमें लवण भी बनते हैं और जल भी बनता है। चलिए अगले सवाल पे करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज द रेसिडेंस ऑफ लाई ट्राइब? जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार या फिर थाईलैंड? जो लाई जनजाति इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? जो लाई जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? चलिए जल्दी से करेंगे आंसर, सभी लोग बताएंगे। जो लाई जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कहाँ पे है, निवास स्थान कहाँ है? तो जो लाई जनजाति है यह देखो निवास करती है म्यांमार में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, म्यांमार, ठीक है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो यह है म्यांमार में। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है आपका, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। हु वाज द ऑर्गेनेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल? चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन है जिन्हें बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सबको बताएंगे और करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या होगा आंसर? करिए जल्दी से। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जो है देखो जाना जाता है चैतन्य को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, चैतन्य। जो चैतन्य है इन्हें बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू हुम डज द गवर्नर गिव हिज रेजिग्नेशन? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? जो राज्यपाल होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि जो राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करें और सबको बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो जो राज्यपाल हैं यह देखो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। जो राज्यपाल होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो यह देते हैं राष्ट्रपति को, टू द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल? जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? कौन होते हैं राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में? किसे जाना जाता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से। तो राज्य सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो होते हैं कौन? तो वो होते हैं राज्यपाल। जो राज्यपाल हैं यह राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह आपको दिया गया है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हन? जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सब जान रहे हैं क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो गया विशाख दत्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो गया सभी का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ उड़ीसा? महानदी, ब्राह्मी, वैतरणी या फिर दामोदर? कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक बोलते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आंसर करें और जल्दी से बताइए क्या होगा। उड़ीसा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो उड़ीसा का शोक यह जो है कहा जाता है देखो महानदी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए महानदी। उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो कि पौधों में जल का परिवहन होता है। हाउ डज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है बाह्य त्वचा द्वारा। पौधों में जो जल का परिवहन है वो कैसे होता है? पौधों में जो जल का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग यहाँ पे बताएंगे और करेंगे कि पौधों में जो जल का परिवहन है यह कैसे होता है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से यहाँ पे। तो पौधों में जो जल का परिवहन है वह देखो होता है जाइलम द्वारा, बाई जाइलम। पौधों में जो जल का परिवहन है किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? हु इंट्रोड्यूस्ड द फोर्थ डायमेंशन ऑफ फिजिक्स? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फिर नील्स बोर? भौतिकी का जो चतुर्थ आयाम है यह किसके द्वारा दिया गया? भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय जो है किसने दिया है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए और करिए यहाँ पे कि भौतिकी का जो चतुर्थ आयाम है यह इसका परिचय किसने दिया? भौतिकी के चतुर्थ आयाम के बारे में किसके द्वारा बताया गया है? तो भौतिकी का जो चतुर्थ आयाम है इसके बारे में देखो बताया किसने? तो यह बताया गया है आइंस्टीन जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी आइंस्टीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह आपको दिया गया है मरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। द मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द ओशियन? प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है या फिर आर्कटिक महासागर में है? मरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा ट्रेंच है वह किस महासागर में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग जो है यहाँ पे करेंगे और बताएंगे जल्दी से क्या होगा। तो देखिए जो मरियाना ट्रेंच है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है। इज द इंडियन फेस्टिवल वेलकमिंग द स्प्रिंग? होली, बसंत पंचमी, ओनम या फिर पोंगल? कौन सा ऐसा भारतीय त्योहार है जो कि बसंत का स्वागत करता, जो कि स्प्रिंग का स्वागत करता हुआ भारतीय त्योहार है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो बसंत का स्वागत करता जो भारतीय त्योहार है वो है बसंत पंचमी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी बसंत पंचमी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? जो धोने का सोडा है यह किसका प्रचलित नाम है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, सोडियम कार्बोनेट का है या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का है? जो धोने का सोडा है यह किसका प्रचलित नाम है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए कि धोने का सोडा जो है यह किसका प्रचलित नाम है? तो जो धोने का सोडा है इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र लगभग आप सब कुछ जान रहे हैं। वो क्या होता है? तो वो होता है Na2CO3 और इनटू में होता है देखो आपका 10H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये Na2CO3 से चलोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक नाम या फिर प्रचलित नाम क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय क्यूसेक? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रता? जो क्यूसेक है इसके द्वारा क्या मापते हैं? जो क्यूसेक है इससे क्या मापा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो क्यूसेक है इससे क्या मापते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जो क्यूसेक है इससे देखो जल का बहाव, वाटर फ्लो मापते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी जल का बहाव, वाटर फ्लो को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि अगला सवाल है आपका। यहाँ पे यह दिया गया है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? आल्पस, रॉकीज, एंडीज या फिर हिमालय? याद रखें यहाँ पे आपसे सबसे लंबी पूछा गया है, सबसे ऊंची नहीं। तो ध्यान से आंसर करिएगा।
बताना है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्या होगा राइट आंसर, करिए जल्दी से और बताइए कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है देखो आपका एंडीज। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी एंडीज हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, देखो क्वेश्चन है आपका कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी अटैक इंडिया। 12, 15, 17 या फिर 18। जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कितने बार आक्रमण किया गया। महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया है। क्या होगा राइट आंसर, तो महमूद गजनवी के द्वारा जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 17 बार। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड। गलन, वाष्पन, क्वथन या फिर डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि द्रव से वाष्प में किसी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को क्या बोला जाता है। क्या होगा राइट आंसर, चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को जो है इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इवेपोरेशन, वाष्पन। ध्यान में रखिएगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को जो है वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है, गारो जनजाति है, गारो ट्राइब असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या फिर मेघालय की। जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है। क्या होगा राइट आंसर, जो गारो जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है। चलिए आंसर की जोर बताइए, गारो जनजाति जो है कहाँ की है। तो जो गारो जनजाति है यह देखो है मेघालय की। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी मेघालय की। ठीक है, गारो जनजाति कहाँ की रहने वाली है, तो यह है मेघालय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया हुआ है, भ्रूण किस में मिलता है। वेयर इज एम्ब्रियो फाउंड। फल में, पर्ण में, बीज में या फिर कली में। जो भ्रूण है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। जो भ्रूण है यह कहाँ पे होता है, फल फूल में होता है, पर्ण में होता है, बीज में होता है या फिर कली में होता है। तो जो भ्रूण है यह देखो पाया जाता है सीड में, यह पाया जाता है बीज में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी बीज, सीड हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऐसा है जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे। तो देखिए, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो वो है पारा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए पारा हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है, देखो, अदिश राशि है इज स्केलर क्वांटिटी। ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या फिर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पे आपका जो है बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक अदिश राशि है। क्या होगा राइट आंसर, करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे जो अदिश राशि है वो है देखो आपका ऊर्जा, एनर्जी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए ऊर्जा, एनर्जी। जो ऊर्जा एनर्जी है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है आपका एक अदिश राशि है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। क्या होगा राइट आंसर, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। क्या होगा आंसर, करिए जल्दी से, सभी को करना है। तो देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 35 वर्ष। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 35 वर्ष। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स, की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर का भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं के साथ क्या घटित होता है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे करना है। चलिए बताइएगा जल्दी से कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं के साथ क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु को ठंडा किया जाएगा तब जो है उसके अणु की चाल घट जाती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताना है कि बाय हुम इज चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष।
जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? चलिए बताइए जल्दी से। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, राज्यपाल, गवर्नर। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, पारा का निष्कर्ष किया जाता है मरकरी इज कंक्लूडेड गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से या फिर पायरोलुसाइट से। जो पारा है इसका निष्कर्षण किससे होता है? एक तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है कि पारा का अयस्क क्या है? चलिए आंसर की जोर बताइए कि पारा का जो निष्कर्षण है किसके द्वारा होता है? पारा का जो है अयस्क कौन सा है? चलिए आंसर की जोर बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो पारा का जो निष्कर्षण है यह देखो होता है फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार से जो है पारा का निष्कर्षण किया जाता है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ट्रिब्यूटरी इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? बताना है कि किस नदी की सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्या होगा आंसर? करिए जल्दी से और बताइए कि किस नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वह नदी है गंगा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, गंगेश, गंगा। जो गंगा है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। तो चलिए अब आज के क्लास को आज के सेशन को यहीं पेंट करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी आज शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे। सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ दे दी जाएगी। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। ठीक है। और अब मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। और याद रखें कि सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लासेस को जरूर पहुंचाएंगे। और 30 जनवरी की एग्जाम डेट है तो सभी इसको जरूर टारगेट करिएगा, नहीं तो बाद में फिर मौका निकल जाएगा तो बहुत अफसोस होगा। सभी 30 जनवरी को टारगेट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।